Hi, hello everyone. Welcome. Today we will discuss three chapters of economics. In this video, I am discussing only the question answers. This is revision video. So I will start from first chapter, the story of village पालमपुर. स्वागत है सभी का. आज मैं चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इकोनॉमिक्स का आपके सिलेबस में है जो वही डिस्कस करूँगा. और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं ही, साथ में आपको क्लास 10th में भी इम्पोर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए. सेम क्वेश्चंस आपको उधर भी याद रखने हैं. इनफैक्ट ये क्वेश्चन से क्लास 11th में भी होते हैं. सो आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड. Modern farming methods require more inputs. Modern farming methods require more inputs which are manufactured in industry. Okay, wait. Yes. Modern farming methods require more inputs which are manufactured in industry. Do you agree? So modern farming methods में ज़्यादा inputs चाहिए होती है, ठीक है. और इनपुट्स कहाँ प्रोड्यूस होती है? इंडस्ट्री में. क्या आप इससे सहमत हैं? दिस इज द क्वेश्चन. ओके. नाउ इट इज करेक्ट दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स. मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स. ज़्यादा इनपुट्स की ज़रूरत रहती है विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री. ओके. नाउ व्हाई मॉडर्न inputs, these inputs are required to increase production. ओके. ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है, पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स जिसमें ट्रैक्टर्स, मशीन्स आ जाती हैं, है ना, और इरिगेशन फैसिलिटीज़. आप कह सकते हो कि मॉडर्न जो फार्मिंग मेथड है वो एक कम्बिनेशन है. किस किस का कम्बिनेशन? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, मशीन्स, ट्रैक्टर्स, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स, है ना, इन सभी के कम्बिनेशन से एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है. However, on the other hand, traditional farming method use a relatively low yielding variety of seeds, है ना. इधर कंपैरिजन भी हो रहा है ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड का मॉडर्न फार्मिंग मेथड से. अगर आपको कंपैरिजन भी पूछा जाए डिफरेंस तो आप लिख सकते हैं ना, सेम ना. और ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड में जो सीड्स होते हैं जनरली लोग घर पे ही सीड्स तैयार कर लेते हैं ना, और काऊ डंग का यूज़ करते हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं. सो इंडस्ट्रियल आउटपुट पे ये कम डिपेंडेंट रहते हैं. इंडस्ट्रियल आउटपुट पे कम डिपेंडेंट रहते हैं और खुद से ही सीड्स प्रोड्यूस कर लेंगे, खाद भी घर में बना लेंगे, और इस तरह से ये लोग इंडस्ट्रीज़ पे कम डिपेंडेंट रहते हैं. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने टिक किए हैं, मैं वही डिस्कस करूँगा सिर्फ आपके साथ. आप बाकी वाले क्वेश्चंस खुद स्टडी कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना रहता है, तो उसके लिए आप वीडियोस भी देख सकते हैं. 1 घंटे में, 1 आवर में, विद इन 1 आवर यू कैन आप 1 घंटे में एक चैप्टर तैयार कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज एरिया अंडर इरिगेशन? इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज एरिया अंडर इरिगेशन? आपने कहानी में पढ़ा था कि हमारा टोटल इरिगेटेड एरिया कितना है ना, और उससे अब हम आगे उस एरिया को बढ़ा सकते हैं क्या नहीं बढ़ा सकते हैं, वो भी हमने देखा. नाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द लैंड अंडर इरिगेशन, है ना. हमें एरिया बढ़ाना होगा इरिगेशन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई की व्यवस्था हो, because maximum population of our country is dependent on agriculture activities, है ना. कि हमारी ऑलमोस्ट 68%, जहाँ रफ कह लें तो 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ही एंगेज्ड है. सो इतनी सारी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिल रही है? एग्रीकल्चर से. तो इसीलिए एरिया अंडर इरिगेशन बढ़ाना ज़रूरी है.
It is important to increase area under irrigation because maximum population of our country is dependent on agriculture and allied activities. Now, less than 40% of the land is cultivable in the country, है ना. टोटल लैंड एरिया है जो, उसमें से कुछ बंजर है ना, कुछ कहीं पे जंगल है, कहीं पे माउंटेन्स हैं और कहीं पे रेगिस्तान है. इस तरह से जो टोटल एरिया में से जो कल्टीवेबल एरिया वो 40% ही है ना. और 40% में से भी जो मैक्सिमम एरिया है यानी अप टू 40% वो रेनफॉल पर ही डिपेंडेंट है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है. अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं होंगी सो व्हाट विल हैपन, फार्मर्स आर बाउंड टू सफ़र अ मेजर लॉस, है ना. टाइम से बारिश नहीं हुई, अगर मानसून टाइम पे नहीं है तो फार्मर्स को बहुत नुकसान होगा. सो इफ़ वाटर इज़ प्रोवाइडेड फॉर irrigation to the farmers for a larger portion of land, it would give better output. Production बढ़ेगी, है ना, and make more land cultivable in India. This will also encourage farmers to take up newer farming methods. अगर लोगों की ज़मीन में, खुद की ज़मीन में अगर वो ज़्यादा कल्टीवेशन कर पाएंगे तो वो नए इनपुट्स, है ना, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को अडॉप्ट कर पाएंगे. क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को अडॉप्ट करना थोड़ा कॉस्टली होता है. इनपुट्स परचेज करनी पड़ती हैं, फर्टिलाइज़र परचेज करना पड़ता है ना, मशीन्स परचेज करनी पड़ती हैं. हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कंपैरेटिवली महंगे होते हैं और मार्केट से खरीदने पड़ते हैं. अगर कल्टीवेशन बढ़ जाएगी तो फार्मर्स मार्केट से जो भी मॉडर्न इनपुट्स हैं उनको खरीद सकते हैं. So yes, it is important to increase the area under irrigation. Irrigation के अंडर एरिया को इंक्रीज करने की ज़रूरत है because maximum I will say major part of our cultivable land is dependent on monsoon. Next question I am discussing is, what are the different ways of increasing production on the same piece of land? Okay, how we can increase production with limited land. अब हमें पता है कि जो ज़मीन किसानों के पास है वो लिमिटेड है, उसको तो वो बढ़ा नहीं सकेंगे. ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. सो एक मेथड है जो आपने पढ़ा है पूरी स्टोरी में, मल्टीपल क्रॉपिंग. ओके, आपको कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो याद रखने होते हैं. कीवर्ड्स आपको याद रहने चाहिए. ओके, so one way of increasing production on a same piece of land is known as multiple cropping. Now what is this multiple cropping? Multiple cropping means increasing production on a given piece of land. Okay, एक से ज़्यादा फसल उगाना एक piece of land. For example, you have seen in village Palampur, jowar and bajra grow during the rainy season, followed by potato during October and December, and during the winter season, wheat is sown in the fields. The main reason for this, the well-developed system of irrigation. तो हम multiple cropping कब कर पाएंगे, जब हमारे पास irrigation facilities available होंगी. So the common way of increasing the production on same piece of land is multiple cropping. Now the next question is, how do the medium and large farmers obtain capital for farming? Again, this is important question. हमारी कंट्री में ये प्रॉब्लम है कि जो फार्मर्स हैं, है ना, जो छोटे किसान हैं ख़ास तौर पर, वो कैपिटल नहीं जुटा पाते. जब उनको बीज चाहिए होते हैं, है ना, जब थ्रेशिंग करनी होती है, उसके लिए उनको पैसा चाहिए होता है, और इन बिटवीन भी उनको पैसा चाहिए रहता है क्योंकि फसल बोई है अभी उन्होंने और उसके तैयार होने में टाइम होता है, बीच का गैप होता है. ओके, इस गैप में फार्मर्स को अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए, है ना, तो उसके लिए उनको
पैसों की ज़रूरत रहती है, सो उनको क्रेडिट चाहिए होता है। सो दिस इज़ प्रॉब्लम विद स्मॉल फार्मर्स। कैपिटल अरेंज करना उनके लिए इजी नहीं होता, क्योंकि बैंक्स भी लोन उन्हीं को देते हैं जिनके पास कुछ ज़मीन होती है ना, कोलेटरल रखने के लिए होता है। अब लार्ज और मीडियम फार्मर्स कैसे कैपिटल अपटेन करते हैं? आपने स्टोरी में देखा कि जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, जहाँ मीडियम फार्मर्स होते हैं, बड़े और मझोले किसान होते हैं, जो कुछ उस अपनी अर्निंग का कुछ पार्ट सेव कर लेते हैं, है ना, सेविंग कर सकते हैं। वो इतनी इनकम होती है उनकी कि वो सेविंग कर सकें, और उससे वो कैपिटल जुटा लेते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। ओके, दे सेव एंड परचेज कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो एक वे है उनका ये कि वो कैपिटल अपटेन कर लेते हैं, थोड़ी सेविंग कर लेते हैं। और एक और वे है उनके पास कैपिटल अरेंज करने का, वो क्या है? लोन्स एट हाई इंटरेस्ट, है ना। ये लेकिन लोन हाई इंटरेस्ट पे किसको देते हैं? स्मॉल फार्मर्स को, स्मॉल फार्मर्स को। ओके, दे गिव, ये जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं, ये लोन देते हैं किसको? स्मॉल फार्मर्स को। दे गिव लोन एट हाई इंटरेस्ट टू स्मॉल फार्मर्स एंड गेट बैक द सेम अमाउंट बाय द नेक्स्ट सीजन। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इनको अच्छा मिल जाता है। सो दिस इज द वे हाउ दे ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग। और साथ में क्या करते हैं? अदर वेज क्या है इनके पास? ठीक है, अपनी सेविंग्स का यूज़ करते हैं। वो जानवर खरीद लेंगे, है ना, दुधारू पशु खरीद लेंगे, ट्रक्स खरीद लेते हैं, शॉप सेटअप कर लेते हैं। सो अपनी सेविंग से वो और कैपिटल अरेंज कर लेते हैं। सो दिस वाज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज what are the non-farm production activities taking place in your region? Make a short list. And non-farm activities क्यों ज़रूरी है? नॉन-फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमने देखा है कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उनमें इनकम कम रहती है, तभी तो इतने किसान हमारे सुसाइड करते हैं, जहाँ इतने गरीब हैं वो। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ जाता है? नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में आता है डेयरी। ओके, डेयरी आता है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में। ट्रांसपोर्टेशन, जनरल स्टोर्स, फिशिंग, माइनिंग, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में आती है। और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इनकम ज़्यादा होती है। ओके, इनकम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में हाई होती है, इसीलिए गवर्नमेंट भी काफ़ी काम कर रही है कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में लोग ज़्यादा एंगेज्ड हो, है ना। फार्म से नॉन फार्म की तरफ लोग शिफ्ट करें, जिससे हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट हो और लोगों की इनकम बढ़े। लोगों की इनकम बढ़ेगी तभी तो जीडीपी बढ़ेगा हमारी कंट्री, है ना। जीडीपी क्या होता है? हम सभी की इनकम का प्लस, है ना। हम सभी की, यानी जो इनकम अर्न कर रहे हैं लोग, उनकी इनकम को जब हम प्लस कर लेते हैं उसको हम जीडीपी कहते हैं। सो अभी यहाँ पे अगर लोग नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में शिफ्ट करेंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी, इससे हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी और हमारी इकोनॉमी का साइज भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी डन सो दैट मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैन बी स्टार्टेड इन विलेजेस। देखो, ये हमारी पॉलिसी में भी है कि हमें क्या करना चाहिए कि नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा हो गाँव। Why it is important to increase non-farm production activities? Because these are more income oriented, इनमें ज़्यादा इनकम होती है comparison to farm activities. So following steps can be taken to increase these non-farm production activities in villages. गाँव में इन non-farm production activities को बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? लोन्स मस्ट बी अवेलेबल टू पीपल एट लोअर रेट्स और लोअर इंटरेस्ट रेट्स, है ना। आप इतना याद रख सकते हैं, प्रोवाइडिंग लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट, ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, सेटअप ऑफ मार्केट्स को सेटअप करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वहाँ पे लोग प्रोडक्शन कर सकें, अपने जो अपना जो प्रोड्यूस है, उनका प्रोडक्शन है, उसको वो सेल कर सकें, है ना। लोकल मार्केट को भी डेवलप करना। थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ठीक है। एक हो गई ट्रांसपोर्टेशन, एक हो गया मार्केट और एक हो गया क्रेडिट।
यहाँ पे बात किसकी हो रही है? क्रेडिट की। लो इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करना फार्मर्स को। ओके, नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 2, पीपल एज अ रिसोर्स। पीपल एज अ रिसोर्स, फर्स्ट 2 क्वेश्चन आप खुद से रीड करेंगे, थर्ड क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को रीडिंग। Now, the third question is what is role of education in human capital formation? What is the role of education in human capital formation? क्या रोल है एजुकेशन का? ये आप खुद से सोच भी सकते हैं, है ना। एजुकेटेड जो लेबर एजुकेटेड होगा उसकी इनकम ज़्यादा होगी, है ना। वो इनोवेशन कर सकता है, वो खुद से सोच सकता है, वो उसके माइंड में ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे, है ना। सो यही आपके आंसर में भी आएगा। तो एजुकेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ह्यूमन रिसोर्स से हम ह्यूमन कैपिटल कैसे बनते हैं, ये मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया था चैप्टर में, है ना। हाउ वी कैन कन्वर्ट ह्यूमन रिसोर्स इनटू ह्यूमन कैपिटल, है ना, थ्रू स्किल्स, थ्रू एजुकेशन, थ्रू बेटर हेल्थ फैसिलिटीज। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? द फर्स्ट पॉइंट इज educated human is considered as asset for the economy and not a liability, है ना। अब हमारी कंट्री में कितनी पॉपुलेशन, अब इस पॉपुलेशन को हम लाइबिलिटी ना समझकर बोझ ना समझकर हम स्किल प्रोवाइड करें, है ना, जिससे कि ये हमारी पॉपुलेशन हमारे लिए एसेट बन जाए, इनकम अर्निंग बन जाए। सो वन वे वाई ह्यूमन कैपिटल इज इम्पोर्टेंट. Okay, what is the role of education is through education we can convert human resource into human capital. जहाँ हम एसेट, एजुकेटेड ह्यूमन एसेट होता है, लाइबिलिटी नहीं होता. दिस इज फर्स्ट पॉइंट. सेकंड इज educated human can make better use of economic opportunities. better use of economic opportunities. अगर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का सही से यूज़ कर पाएगा, उससे क्या होगा, हमारी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ेगी, कल्चरल रिचनेस बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना. ये एफिशिएंसी वर्ड भी इम्पोर्टेंट है. गवर्नमेंट की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी. गवर्नमेंट की एफिशिएंसी भी कैसे बढ़ेगी, अगर हमारे पास एजुकेटेड लेबर फोर्स है तो जनरली हम लोग ही गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. कंट्री की डेवलपमेंट वहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स होता है उस पर निर्भर करती है. एक तरह से इनडायरेक्ट रिलेशन है कि कैसे एजुकेशन गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को भी बढ़ाती है. नेक्स्ट पॉइंट इज इट एनहांसेस इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी. ये तो है ही, इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. आपने देखा है कि जो अनएजुकेटेड होते हैं उनको कम वेजेस मिलती हैं, कम सैलरी मिलती हैं. जो एजुकेटेड होते हैं उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है, उनकी इनकम ज़्यादा होती है, अच्छा क्वालिटी का काम करते हैं, इसीलिए उनको ज़्यादा पे मिलती है. सो एजुकेशन एनहांसेस इंडिविजुअल्स प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक स्टेटस इंडिविजुअल का अच्छा हो जाता है, उसकी सोसाइटी में भी रिस्पेक्ट होती है, डिग्निटी होती है. अब एजुकेटेड लेबर फोर्स जो होती है, एजुकेटेड पर्सन जो होता है, अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा अवेयर्ड होता है. ओके, एजुकेटेड पर्सन इज आल्सो अवेयर अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन. अगर हेल्थ एंड हाइजीन के लिए वो अवेयर्ड है तो उससे क्या होगा कि वो टाइमली मेडिसिन या टाइमली हेल्थ इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करेगा, जिससे उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी. अगर हेल्थ अच्छी रहेगी उसकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ेगी ना. वो उसको अपनी जॉब में से एब्सेंट नहीं रहना पड़ेगा और इस तरह से उसकी इनकम भी हाई होगी. सो दिस इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोल ऑफ हेल्थ. रोल ऑफ हेल्थ. हेल्थ क्या रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? हेल्दी इंडिविजुअल बेटर इम्यूनिटी होती है हेल्दी इंडिविजुअल की, है ना. अगर अच्छी हेल्थ है तो इंडिविजुअल की इम्यूनिटी अच्छी होती है, वो डिजीज़ से लड़ने की, बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है. सो फर्स्ट पॉइंट इज
if individual is healthy, he or she may have better immunity to fight with illness. Next is healthy person will also increase the overall outcome of any individual, है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी. जो कम हेल्दी है उससे उसके साथ प्रोडक्शन जो करेगा वो प्रोड्यूस करेगा वो ज़्यादा होगा. So this is the role of health in human capital formation. You need to remember 3 points, and only keywords are important. Healthy individual have better immunity, overall outcome of an individual increases. Okay, health of an individual is directly proportional to the work he does. अच्छी हेल्थ है तो डेफिनेटली उसका असर सीधा सीधा उसकी इनकम से हो सकता है. उसकी इनकम भी ज़्यादा अर्न कर सकता है. वो काम ज़्यादा करेगा तो इट मीन्स इनकम भी ज़्यादा अर्न कर पाएगा. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन इन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. नाउ दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट तो है ही. ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं. इनफैक्ट क्लास 10th में भी है, 11th में जाए अगर इकोनॉमिक्स लेंगे आप तो वहाँ भी आप लोगों को पढ़ना होगा. यहाँ पे बेसिक्स हैं जो आपको क्लियर रखने हैं, है ना. प्राइमरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, सेकेंडरी में कौन सी आती हैं, और इसमें टर्शियरी में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं. अब प्राइमरी में कौन कौन सी आ रही है. ओके, प्राइमरी एक्टिविटीज़. प्राइमरी में आप देख रहे हैं ये सारी एक्टिविटीज़ आपको याद रखनी है, प्राइमरी सेक्टर में आती है ना. आपने पढ़ा है ना प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक. तो ये प्राइमरी सेक्टर में ये वाली एक्टिविटीज़ आती हैं. एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग. ये सारी एक्टिविटीज़ पॉइंट में भी अगर आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्टिविटीज़ हैं जो आप लर्न कर सकते हैं और सभी अपने माइंड में रखेंगे. नेक्स्ट इन सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग में कंस्ट्रक्शन भी आ जाता है ना, कंस्ट्रक्शन भी आ जाता है. कंस्ट्रक्शन भी मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों आएगा सेकेंडरी सेक्टर में. ओके, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो रहती हैं वो भी सेकेंडरी सेक्टर में ही आता है. CUNSTRUCTI और उससे अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है इसलिए थोड़ा. ओके, बट यू कैन अंडरस्टैंड. थर्ड सेक्टर इज टर्शियरी सेक्टर. ओके, टर्शियरी में क्या आएगा, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं इसको, है ना. टर्शियरी में TIARY. टर्शियरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर भी कहते हैं इसको. ट्रेड, है ना, ट्रेड आ गया, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आ गई, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, इंश्योरेंस. ये सभी क्या है, सर्विसेज. क्या है ये सभी, सर्विसेज. तो टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज आती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. दिस क्वेश्चन इज also important. Next is what is the difference between economic activities and non-economic activities. Okay, economic activities, non-economic activities. Economic activities में further division होती है. You can see in answer all activities which add value to the national income. All those activities which add value to the national income are called economic activities. ये simple सी definition. हमारी national income में जो भी activities add करेगी, भले ही वो हम सेल्फ प्रोडक्शन के लिए अपने खेतों में प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ वो मार्केट में सेल करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारी नेशनल इनकम को बढ़ाता है. ओके, वो इनकम में ही, नेशनल इनकम में ही कंसिडर किया जाता है. सो all those activities which add value to the national income are called economic activities. नेशनल इनकम यानी हम जो भी वर्किंग पॉपुलेशन होती है हमारी, उसकी इनकम को जब हम प्लस कर लेते हैं तो नेशनल इनकम बन जाती है. ओके, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फर्दर 2 में डिवाइड किया है. ठीक है, फर्स्ट इज मार्केट एक्टिविटीज़ एंड सेकंड इज नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, है ना, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. अब मार्केट एक्टिविटीज़ में क्या है, जो भी प्रोडक्शन हम प्रॉफिट के लिए, है ना, करते हैं उसको हम मार्केट एक्टिविटीज़ कहते हैं. और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ को क्या होगी, सेल्फ कंजम्पशन के लिए,
है ना। गांव में जैसे लोग अपने प्रोडक्शन के लिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, सिर्फ खुद कंज्यूम करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम सेल्फ कंजम्पशन कहते हैं। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में सेल्फ कंजम्पशन आ जाता है। ओके, नॉन मार्केट मतलब मार्केट में हमने अगर सेल नहीं किया, द गुड्स विच आर नॉट प्रोड्यूस फॉर द मार्केट आर नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। ओके, एंड मार्केट एक्टिविटीज़ आर those activities which are performed for pay or profit. So economic activities is further divided into market activities and non-market activities. Non-market activities. And next point is non-economic activities. Now, what are non-economic activities? कौन सी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? जैसे हाउस वाइफ्स होते हैं ना, घर में मदर्स हैं आपके, जो काम नहीं करते हैं बाहर, है ना, डोमेस्टिक शोर संभालते हैं, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंसीडर करते हैं। अब क्यों डिफरेंस पढ़ना ज़रूरी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का? नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगी, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। ओके, दिस इज द रीज़न वी आर डिफरेंशिएटिंग हियर economic activities and non-economic activities. Next question is why a woman employed in low paid work? अब वुमेन को लो पेड वर्क में क्यों एम्प्लॉय किया जाता है? अब इकॉनमी में इक्वालिटी हो, है ना, इनइक्वालिटी हमारी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा है, देयर इज़ अ वाइड गैप बिटवीन रिच एंड द पुअर। उसके साथ ही साथ जेंडर रिलेटेड इनइक्वालिटी भी है ना, जैसे मैन को ज़्यादा पे मिलती है, वुमेन को कम पे किया जाता है। सो वुमेन को कम पे क्यों किया जाता है? इसका सबसे बड़ा रीज़न, वन मेजर रीज़न फॉर दिस इज द मीगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ वुमेन आर वेरी मीगर, यानी उनको बहुत कम पढ़ी होती हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती, और इस वजह से अगर कम पढ़ी लिखी होंगी वो तो उनको इनकम भी उनकी कम होगी, उनको कम पे किया जाएगा, है ना। एक ये रीज़न है। और वुमेन को उन सेक्टर में एम्प्लॉय किया जाता है जहाँ पर मैटर्निटी लीव्स नहीं होती, चाइल्ड केयर बेनिफिट्स नहीं होते एंड अदर प्रोविजंस, है ना, जो वुमेन को काम करने के लिए एक प्रॉपर, है ना, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, ये सब चीज़ें नहीं हैं। These are also responsible for low pay of the women, and you all know women have also to manage the household work, है ना, घर का काम भी फीमेल्स को करना होता है। स्किल इज अनदर रीज़न, स्किल इज अनदर रीज़न, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कम होना, बेटर उनको वर्क इन्वायरमेंट ना प्रोवाइड कर होना, उनके पास स्किल ना होना, ऑल दीज आर फैक्टर्स which are responsible for low pay of women. Okay, उनको कम क्यों पे किया जाता है वुमेन को, ये सारे रीजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड व्हाई इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड अ पेक्यूलर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया? अब ये हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी है। एजुकेशन फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेसी हमारी बढ़े। हम देखते हैं कि सेंसस में 2001 में कितनी लिटरेसी थी, 2011 में 74% हो गई, है ना, कितना 10% का शिफ्ट पॉपुलेशन। और हम अगर 2021 में अगर सेंसस होता है, इनफैक्ट होगा, तो हम देखेंगे कि हमारी जो लिटरेट पॉपुलेशन है 80 क्रॉस कर जाएगी, है ना, 80% से ऊपर हो जाएगी। अब इतने लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है, क्या रीज़न है? क्यों लोग पढ़े लिखे होकर भी अनएम्प्लॉयड है? तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है? स्किल, है ना। एजुकेटेड तो हैं लेकिन स्किल नहीं है उनके पास, इसीलिए उनको अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है। उसके पीछे की कहानी आप सारी लिख सकते हैं कि इंडिया में ये कॉमन फिनोमेना है। यूथ जिन्होंने मैट्रिकुलेट हैं, ग्रेजुएशन कर दी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर दी, उनको भी जॉब नहीं मिल रही है। जो भी 18 साल से ऊपर है, जबकि उसको जॉब वो एलिजिबल है जॉब के लिए, लेकिन फिर भी टाइमली वो जॉब नहीं मिलती उनको। अगर मिलती भी है तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट टाइप, है ना, जितनी उनको इनकम उनको मिलनी चाहिए उनकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग, उतनी इनकम उनकी नहीं होती है।
So this is problem in India, and one major reason for this problem is low skill among our educated youth. Okay, these were the questions in this chapter. सब बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. Now we will see chapter 3. In this chapter I will explain some of the questions. बाकी वैसे क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होते ही हैं, कम इंपॉर्टेंट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट का कोई ऐसा है नहीं. फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ द पावर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड इन इंडिया. पावर्टी लाइन को कैसे एस्टिमेट करते हैं इंडिया में. पावर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से कितने लोग नीचे रह रहे हैं, वो हम कैसे एस्टिमेट करते हैं इंडिया में. गरीबी को हम कैसे एक तरह से मेज़र करते हैं हमारी कंट्री में, वो देखते हैं. So person is considered poor if his or her income or consumption level fall below a given minimum level. अब गरीब किसको कहेंगे? Those who are unable to fulfill their basic needs. अब basic needs में क्या आता है? Food, clothing and shelter. Food, clothing and shelter. जिसको आप कॉमन सुनते रहते हैं, रोटी कपड़ा मकान, है ना. तो पॉवर्टी लाइन से वो लोग नीचे रहते हैं जो अपनी मिनिमम बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते. ये तो होगी डेफिनेशन, ठीक है. इस मिनिमम लेवल को ही पॉवर्टी लाइन कहते हैं. यानी एक लाइन ऐसे है ना, अगर हम ग्राफ बनाएं तो यहाँ पे एक लाइन है, इस लाइन को हम पॉवर्टी लाइन कहेंगे. इस लाइन को हम पॉवर्टी लाइन कहेंगे. यहाँ पे इनकम सपोज कर लो, किसी की इनकम अगर पर डे इनकम अगर किसी की 100 है ना, 100. जैसे नरेगा में पर डे कितना मिलता है? 100. अब थोड़ा बढ़ गया है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन 100 लिख रखा है तो आप लिख सकते हैं. तो अगर कोई 100 नहीं अर्न कर रहा, इससे कम अर्न कर रहा, तो पॉवर्टी लाइन से नीचे होगा. ये हो गया इनकम वाला क्राइटेरिया. इस तरह से अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं पॉवर्टी लाइन को मेज़र करने के लिए. कैलोरी क्राइटेरिया भी है ना, जिसमें ये देखा जाता है कि लोग कितनी एनर्जी ले रहे हैं, और अगर एक पर्टिकुलर कैलोरी से वो अगर कम कंज्यूम करते हैं तो वो गरीब है. सो पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द प्राइसेस ऑफ physical quantities like food, clothing, footwear, fuel, light, education, etc. in rupees. इसको प्राइस को अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं हम, है ना, प्राइस को अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमें पता चल जाता है कि कितना कोई स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है जूतों पे, कपड़ों पे, अपनी पढ़ाई पे, है ना. उससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कितना खर्च करता है. The numbers involved in determining the poverty line vary for different years. Also, the poverty line for rural areas is different from that of urban areas because of work, lifestyle and expenses are different for rural and urban areas. अब हम जब poverty line को define करते हैं तो rural और urban area के लिए थोड़ा अलग हो जाता है. क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज़ के लोगों का कंजम्पशन पैटर्न अलग रहता है, अर्बन एरियाज़ के लोगों का अलग रहता है. इसीलिए हम पावर्टी लाइन को अलग अलग वे में एस्टिमेट करते हैं, है ना. रूरल एरिया में हमने कैलोरी क्राइटेरिया हाई रखा होता है. फॉर एग्जांपल इन रूरल एरियाज 100 कैलोरीज आर रिक्वायर्ड पर डे पर पर्सन, है ना. अगर 2300 कैलोरीज से अगर कोई कम कंज्यूम करता है, अगर कम एनर्जी लेता है, तो वो गरीब है. बट इन अर्बन एरियाज़ में हम देखते हैं फिजिकल वर्क ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, है ना. इन अर्बन एरियाज़ लेबर डोंट हैव टू डू द मोर फिजिकल वर्क, देयरफॉर द कैलोरी क्राइटेरिया इज़ लेस इन अर्बन एरियाज़. अर्बन एरियाज़ में कैलोरी क्राइटेरिया कम है ना, 2100 कैलोरीज हैं पर डे पर पर्सन. सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट पावर्टी लाइन इन इंडिया. मैथडोलॉजी पे अभी आप नहीं जाइए. थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया सिंस 1973. इस वाले मटेरियल में अच्छा लिख रखा है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ. जब ट्रेंड्स की बात आती है तो क्या आता है? डेटा आता है. टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डेटा आता है. और ये डेटा कहाँ से आ रहा है?
एनसीईआरटी से आ रहा है ना, एनसीईआरटी में से ही। So economic survey 2017-18 shows that although poverty has declined in our country, है ना, पावर्टी डिक्लाइन हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पावर्टी डिक्लाइन हुई है। कैसे पता चलता है हमें? नंबर्स, है ना, कितनी मिलियन पॉपुलेशन पहले हमारी गरीब थी, जहाँ कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वाज पुअर। पुअर कौन होगा? जो पावर्टी लाइन से नीचे होगा, ये याद रखना है आपको। तो कितने लोग गरीब थे वो हम देखते हैं। पावर्टी रेशियो ऑफ 1993-94 ना, इस टाइम पीरियड की रूरल और अर्बन एरियाज की टुगेदर वाज 45%। यू हैव रेड इन योर बुक 93-94 में कितनी पॉपुलेशन गरीब थी टोटल, रूरल और अर्बन दोनों की मिला के 45%, है ना। 100 अगर लोग हैं तो उनमें से 45 गरीब थे। 2011-12 में पावर्टी डिक्लाइन हुई। पावर्टी कितने परसेंट लोग गरीब रह गए? 22%। सिर्फ 22% लोग ही गरीब रह गए। अभी कितने परसेंट पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे रह रही है? 22%। However, the topic of concern still remains that there has not been any massive decline in the number of poor living in the country, है ना। नंबर में डिक्लाइन नहीं हुई है। फ्रॉम 404 million poor population in both rural and urban areas together in 1993-94, है ना। द पोर पॉपुलेशन 2011-12 में भी कितनी थी? 404 मिलियन तो थी 1993-94 में, लेकिन फिर भी 270 मिलियन पॉपुलेशन जो है रूरल और अर्बन एरियाज़ की दोनों की मिलाकर, दोनों की प्लस करें तो फिर भी इतनी पॉपुलेशन गरीब है। अब पॉपुलेशन टाइम से साथ बढ़ती भी तो गई है ना। ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ती गई है और परसेंटेज डिक्लाइन हुई है, लेकिन नंबर्स में कुछ ज़्यादा डिक्लाइन हमें देखने को नहीं मिलती। इतनी मेजर प्रोपोर्शन, इतना बड़ा प्रोपोर्शन फिर भी गरीब है हमारी कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द मेजर रीजंस फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर पॉवर्टी इन इंडिया? क्या कारण है ना। अनएम्प्लॉयमेंट एक अनदर रीज़न है, एक वन रीज़न है, हो सकता है ना। अब क्या कारण रहे हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। हमें पता है हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रहे हैं और उन्होंने हमारे सभी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है और ड्रेन ऑफ वेल्थ हुई है। यहाँ से सारी वेल्थ बहकर कहाँ गई है? ब्रिटेन में गई है। उससे क्या हुआ है? हमारी कंट्री के रिसोर्सेज डिप्लीट हुए हैं और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हुई है, हमारा आर्थिक विकास कम हुआ है। उनकी पॉलिसीज़ जो ब्रिटिशर्स की रही हैं, उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। कैसे किया तबाह? मशीन मेड्स गुड्स प्रोड्यूस करके यहाँ पर। उनकी पॉलिसीज़ ने हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को काफ़ी कम कर दिया है ना। हमारा आर्थिक विकास कम हो गया क्योंकि जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी वो वर्ल्ड फेमस थी। आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है 7th-8th में कि किस तरह से हमारी कंट्री का जो हैंडीक्राफ्ट था, जब जो कॉटन का कपड़ा था, कितने तरह के तो कॉटन के कपड़े थे और उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी फॉरेन मार्केट्स में। और ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे उनकी कॉपी करना शुरू कर दिया और मशीनों से बनाना शुरू कर दिया। सस्ता प्रोडक्ट बनाने लगे, उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई, है ना। तो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को तबाह किया ब्रिटिशर्स ने। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, है ना, डिस्करेज किया हमारी कंट्री में। नेक्स्ट मेजर रीज़न इज स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन से तो प्रोडक्शन बढ़ी थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि इससे हमारी कंट्री में पॉवर्टी आ गई। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन तो इसीलिए लाई थी क्योंकि हमारी कंट्री में अनाज की प्रोडक्शन कम थी और हमें अमेरिका जैसे देशों से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने पड़ रहे थे। हमें फूड में सेल्फ सफिशिएंट बनना था, इसीलिए तो ग्रीन रेवोल्यूशन आई। लेकिन क्या रीज़न था कि प्रोडक्शन इतनी बढ़ने के बावजूद भी पॉवर्टी एक तरह से बढ़ी। अब ग्रीन रेवोल्यूशन, spread of green revolution created many job opportunities for the people of the country, yet they were not sufficient in comparison to the number of job seekers, है ना। तो उस मशीनों से प्रोडक्शन होना शुरू हो गई, कम लोगों से ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू हो गई, है ना। प्रोडक्शन तो बढ़ी लेकिन जो जॉब्स थी उसमें वो उस रफ्तार से तेज़ी से नहीं बढ़ी। ओके, दिस इज another reason for poverty.
थर्ड इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज। आपको सिर्फ ये जैसे मैंने पहले भी कहा, कीवर्ड याद रखिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज। उसमें चैप्टर में आपने देखा भी कि मैक्सिमम जो परसेंटेज ऑफ लैंड है वो 5% लोगों के पास है ना। कितनी परसेंट लैंड अमीर लोगों के पास है, जहाँ बड़े लैंड लॉर्ड्स के पास है। तो इनइक्वालिटी तो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में, ये भी एक रीज़न है। अब सोशल ऑब्लिगेशंस रहती हैं, रिलीजियस सेरेमनीज रहती हैं, और उसमें गरीब तो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। सोशल ऑब्लिगेशंस में, रिलीजियस सेरेमनीज में, है ना, बर्थ डेथ में, इसमें गरीब बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं और उस वजह से वो गरीब ही रह जाते हैं, गरीब ही रह जाते हैं ना। आप गांव में देखते हैं लोग सोशल ऑब्लिगेशन में इतने ज़्यादा बंधे होते हैं कि अपनी पढ़ाई पे ना ध्यान देकर, बच्चों की पढ़ाई पे ना ध्यान देकर, उनको रिलीजियस और सोशल ऑब्लिगेशंस में, उन कामों में लगा रखते हैं, है ना। उससे उनकी बेशक बच्चे ना पढ़ें, लेकिन उनको सोशल ऑब्लिगेशन ज़रूर पूरी करनी है, और इससे क्या होगा कि आगे वो अच्छे ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पाते, ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाते इनफैक्ट, है ना। सो दिस इज़ अनदर रीज़न, सोशल ऑब्लिगेशन एंड रिलीजियस सेरेमनी। ये बात आप समझ सकते हो, सोशल ऑब्लिगेशन और रिलीजियस सेरेमनीज क्या हो, ये कैसे रीज़न होते हैं, कैसे रीज़न हो सकते हैं, सॉरी, कैसे ये रीज़न हो सकता है पॉवर्टी के लिए। नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी इन इनकम ऑफ द पीपल। इनइक्वालिटी इन द इनकम ऑफ द पीपल इज अनदर रीज़न। आप काफ़ी सारे रीज़न कोट कर सकते हैं, जो आपके माइंड में आए जिससे गरीबी होती है वो आप कोट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको यही कोट करने हैं। और विच आर द मोस्ट वनरेबल ग्रुप्स। सबसे ज़्यादा जो गरीबी से, है ना, गरीब होते हैं, सबसे ज़्यादा गरीब, वो कौन से ग्रुप हैं। अब मोस्ट वनरेबल कौन से हैं? सोशल ग्रुप्स जो मोस्ट वनरेबल हैं। सोशल ग्रुप्स में हम कास्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। शेड्यूल कास्ट हाउस होल्ड्स और शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड्स ये ज़्यादा गरीब होते हैं। अगर सोशल ग्रुप की बात करें, है ना, सोशल ग्रुप्स की बात करें यानी कास्ट के अकॉर्डिंग बात करें। अगर इकोनॉमिक ग्रुप्स की बात करें, इकोनॉमिक ग्रुप्स यानी एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर है उनकी, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो उनमें कौन से आ जाते हैं? रूरल, एग्रीकल्चर, लेबर, हाउस, जो ज़मीन पे काम करते हैं लोगों की, या जिनकी बहुत कम ज़मीन है, वो आ जाते हैं इसमें, है ना, जो ज़्यादा गरीब होते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। और अर्बन, काजुअल लेबर, हाउस। अर्बन एरियाज़ में जो स्लम्स में रह रहे हैं, जहाँ आउटस्टिक्स ऑफ अर्बन एरियाज़ में रह रहे होते हैं जो लोग, जो काजुअल लेबर है ना, दिहाड़ी वाले मजदूर होते हैं, वो ज़्यादा गरीब होते हैं। सो सोशल ग्रुप में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और इकोनॉमिक ग्रुप में एग्रीकल्चरल लेबर और काजुअल लेबर, अर्बन काजुअल लेबर। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है पावर्टी को एलिवेट करने में, है ना, पावर्टी को दूर करने के लिए, रिमूवल ऑफ पावर्टी, व्हाट गवर्नमेंट हैज़ डन। तो रिमूवल ऑफ पावर्टी एक हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव रहा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे, वैन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, हमें विरासत में क्या मिली थी? एक टूटी फूटी अर्थव्यवस्था, है ना, जहाँ पे गरीबी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, रिसोर्सेज नहीं थे, पब्लिक सेक्टर यानी इंडस्ट्रीज भी नहीं थी, प्राइवेट सेक्टर तो बहुत ही कम था जो इनिशिएटिव ले पाता, और इस तरह से हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट काफ़ी लो थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम थी। तो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव रहा है, शुरू से ही रहा है, हमारी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का ऑब्जेक्टिव रहा है। तो हमारी जो करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी है, दिस इज ब्रॉडली बेस्ड ऑन 2 planks. First is wing promotion of economic growth and targeted anti-poverty program. टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ तो शुरू से ही था हमारा, कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ यानी हम अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाएंगे, नेशनल इनकम को बढ़ाएंगे। ये इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो पॉवर्टी अपने आप दूर हो जाएगी। ये हमने अप्रोच रखी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इनइक्वालिटी बढ़ती गई, रिच और पुअर के बीच डिफरेंस बढ़ता गया। ठीक है, ये एक था हमारा स्ट्रेटजी कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करें। जानिए, इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मीनिंग है? नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करें, नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करें। अब नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करना जानिए,
आउटपुट को इंक्रीज़ करें अपनी, जहाँ हम अपनी जीडीपी को इंक्रीज़ करें। अब ये जीडीपी और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज टारगेटेड एंटी पावर्टी प्रोग्राम। अब पावर्टी को दूर करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम चलाए हैं। एक तो प्रोग्राम्स चला लिए, एक इनकम बढ़ा ली। अब प्रोग्राम्स में क्या किया जाता है, एजुकेशन के रिलेटेड लिटरेसी रेट को बढ़ाना। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, 2005 में ये एक्ट पास हुआ और 2006 में 2006 से ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो गया। 2006 से ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है, इतना आपको याद रखना है। 2005 में ये एक्ट बना और 2006 में ये इम्प्लीमेंट हुआ। ऑब्जेक्टिव टाइम में आप लोगों को ऐसे पूछा भी जा सकता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज को योजना की ये जो स्कीम थी, ये प्रोग्राम चलाया गया था, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। अब इनकी फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है ना। ये टाइम टू टाइम ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं इनके नाम चेंज होते रहे हैं ना, एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम में मर्ज होता गया है। और फाइनली हमारे पास अब देखते हैं हम, हमारे पास एक प्रोग्राम है, स्कीम है जो 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट देती है लोगों को, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ओके, अब ये नरेगा के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, क्या है नरेगा। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट क्या है, 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट देना हर घर को। अगर कोई काम मांगे तो उसको काम देना ही देना है, अगर नहीं दे पाओ तो बेरोजगारी बेहतर है ना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना है। नेक्स्ट, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के फीचर्स में और क्या जाता है, ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। इन सभी को रोकना, कैसे रोकना है, लेकिन नरेगा में सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं दी जाती, नरेगा में एसेट्स भी कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। जैसे बांध बना दिए, है ना, पुल बना दिए, और पानी के लिए पानी के भाव जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे क्रेट्स बना दिए, आयरन क्रेट्स बना दिए। लैंड रिक्लेमेशन होती है नरेगा में। सो ये सारे चीज़ें नरेगा में होती हैं। और क्या है स्पेशल इसमें फीचर, स्पेशल फीचर कि 1/3 यानी 33% जो जॉब्स हैं वो किसको मिलेंगी, रिजर्व किसके लिए है, वुमेन के लिए रिजर्व है। 33% जॉब्स वुमेन के लिए रिजर्व है और ये काम किए जाते हैं, और 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट। ये आपको इतना ही याद रखना है इसमें। योर थर्ड चैप्टर इज, दिस वाज थर्ड चैप्टर, सॉरी। हाँ, इस तरह से आपका ये सारा यहाँ पे एंड होता है। सारे क्वेश्चंस आपको, जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इनको तो करना ही है, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद से रीड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।